Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com and in GATE DBMS previous question series, this is our 96 क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस रिकॉर्ड को स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर हमें यहाँ पे दिया क्या गया है। सो हमें दिया गया है अ डाटाबेस टेबल T1। ओके, सो यहाँ पर हम T1 टेबल ले लेते हैं। हैज़ 2000 रिकॉर्ड्स। Okay, so number of records are 2000 and occupies 80 disk block. 80 disk block. Okay, इस डेटा को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। Now another table T2 has 400 records and occupies 20 disk blocks. Now साथ ही में दिया गया है कि जो टू टेबल्स है T1 एंड T2, ओके, इनको आपस में ज्वाइन करना है। सो सिंपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ T1 ज्वाइंस T2। साथ ही में यहाँ पर दिया गया है कि द मेमोरी बफर स्पेस अवेलेबल कैन होल्ड एग्जैक्टली 1 ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर T1 एंड 1 ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर T2 साइमल्टेनियसली एट एनी पॉइंट इन टाइम एंड नो इंडेक्स इज अवेलेबल ऑन एदर टेबल। अब यदि हम क्वेश्चन में देखें, इफ नेस्टेड लूप ज्वाइन एल्गोरिथम इज एम्प्लॉयड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नेस्टेड लूप ज्वाइन एल्गोरिथम की बात हो रही है। सो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि आखिर नेस्टेड लूप ज्वाइन एल्गोरिथम क्या है। सो नेस्टेड लूप ज्वाइन एल्गोरिथम इक्वल टू we can say records with multiplication of remaining, or we can say other disk block plus allotted disk blocks। सो आखिर हम इस तरह का फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन में देखें, हमें पता करना है द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग दी डेटा। और जब भी ब्लॉक एक्सेस की बात होती है, हमेशा मिनिमम ब्लॉक एक्सेस की बात की जाती है। तो हमको मिनिमम ब्लॉक एक्सेस या फाइंड आउट करना है, और हम इस एल्गोरिथम की मदद से, नेस्टेड लूप ज्वाइन एल्गोरिथम की मदद से मिनिमम ब्लॉक एक्सेस को फाइंड आउट करेंगे। एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, हम इसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला को टेबल T1 के लिए देन टेबल T2 के लिए यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट हम टेबल T1 के लिए देखते हैं ब्लॉक एक्सेस रिकॉर्ड क्या मिलता है हमको। तो T1 के लिए हम रिकॉर्ड देखें, हमारे पास में 2000। रिमेनिंग डिस्क ब्लॉक अलॉटेड कितना था T1 को 80, रिमेनिंग कितना देना 20 जो अदर टेबल को अलॉट किया गया था, प्लस अलॉटेड डिस्क ब्लॉक यदि हम लोग देखें तो कितना है 80। ठीक ऐसे हम T2 के लिए भी सॉल्व करेंगे। T2 को 400 रिकॉर्ड्स देन अदर्स में 80 कर देंगे, और अलॉट कितना हुआ था 20। यदि हम इन दोनों को सॉल्व करें, सो हमको यहाँ पे समथिंग मिलेगा 40080 एंड 42 वी विल गेट 32020। ओके, सो हमको बताना है द नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस रिक्वायर्ड। यदि हमें बात करना है मिनिमम की, हमको मैक्सिमम सेलेक्ट नहीं करना है। सो यदि हम देखें तो मिनिमम कौन सा है 32020, तो ये हमारा आंसर है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा हमारे पास में सेम है, ओके, बट सेम डेटा पे हमें एक न्यू क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सो यदि हम देखें तो हमें क्या दिया गया था, अ टेबल है 2000 रिकॉर्ड्स एंड 80 डिस्क ब्लॉक ऑक्यूपाई। ओके, सो अगेन हम सेम इंफॉर्मेशन क्या पे पुट कर देते हैं, that is 2000 records and 80 disk block। ओके, 2005 में सेम डेटा के ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। और यदि हम T2 को देखें, T2 के लिए हमें दिया गया था 400 रिकॉर्ड्स एंड 20 डिस्क ब्लॉक। नाउ यदि हम क्वेश्चन में देखें, हमें दिया गया है इफ इंस्टेड ऑफ नेस्टेड लूप ज्वाइन। नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या होता है ये हम सभी ने देखा था अभी, अगेन मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ।
Nested loop join means we can say records multiplication with remaining oblique other disk block plus allotted disk block. ओके ये हमने यूज़ किया था नेस्टेड लूप ज्वाइन के लिए. सो हमें यहाँ पर भी इसी का यूज़ पड़ने वाला है. हम देखेंगे किस तरह से. अगेन मैंने सेम इन्फॉर्मेशन का भी पुट कर दिया है फॉर नेस्टेड लूप ज्वाइन. अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट T1 के लिए यूज़ करेंगे, देन T2 के लिए, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. T1 के लिए हम लोग यूज़ करें, रिकॉर्ड हमारे पास क्या था 2000, रिमेनिंग डिस्क ब्लॉक हमारे पास में था 20 और अलॉटेड था 80. ओके और जब हमने T2 के लिए यूज़ किया था तो रिकॉर्ड हमारे पास में था 400, रिमेनिंग डिस्क ब्लॉक था 80 और अलॉटेड था 20. सो T1 के लिए हमारे पास में ब्लॉक एक्सेस आया था 40080. ओके और T2 के लिए हमारे पास में ब्लॉक एक्सेस था 32020. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन प्लेस ऑफ नेस्टेड लूप ज्वाइन ब्लॉक नेस्टेड लूप ज्वाइन इज यूज्ड अगेन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ टेबल इन द ऑटो लूप. सो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमने सेलेक्ट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ओके तो मैंने T1 को यहाँ से हटा दिया और मिनिमम ब्लॉक एक्सेस को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, दैट इज 32020. नाउ हमें यूज़ करना है ब्लॉक नेस्टेड लूप. सो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ T2 इक्वल्स टू, लेकिन हमको एक बात और ध्यान देना है, हमें दिया गया है दी मेमोरी बफर स्पेस अवेलेबल कैन होल्ड एग्जैक्टली 1 ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड 41 एंड 1 ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड 42. ओके नाउ हमको यूज़ करना है ब्लॉक नेस्टेड लूप. सो इन प्लेस ऑफ रिकॉर्ड हम यूज़ करेंगे डिस्क ब्लॉक को जो हमने T2 को अलॉट किए थे. देन हम लोग यूज़ करेंगे रिमेनिंग डिस्क ब्लॉक को. ओके और हमको यहाँ पे डिस्क ब्लॉक को जो अलॉटेड है वो ऐड करना है. सो यदि हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमको आंसर मिलेगा 1620. ओके नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रिडक्शन इन नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग द डेटा विल बी. ओके जब हमने नेस्टेड लूप का यूज़ किया था तो हमें यहाँ पे आया था 32020 और जब हम लोग ब्लॉक नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 1620. तो हमको यहाँ पे रिडक्शन फाइंड आउट करना है. सो रिडक्शन के लिए हम लोग जस्ट क्या करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है 32020 उसमें से 1620 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, दैट इज 30400. सो यदि हम देखें आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स T1 एंड T2. ओके सो 2 टेबल्स हमको यहाँ पे दिए गए. फॉर टेबल T1 दे आर 2 कॉलम्स P एंड Q. T2 के लिए R एंड S 2 कॉलम्स हमारे पास में है. यदि हम क्वेश्चन में देखें इन टेबल T1, ओके P इज द प्राइमरी की एंड Q इज द फॉरेन की. P इज प्राइमरी एंड Q इज फॉरेन की. नाउ बट Q is the foreign key referencing R. ओके सो सिंपल मैं पुट कर देता हूँ Q रेफरेंस R. इन टेबल T2 with on delete cascade and on update cascade. In table T2 R is the primary key and S is the foreign key. Referencing P in table T1. सो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस फॉरेन की है P के लिए, बट साथ में हमको दिया गया है विथ ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन अपडेट कैस्केड. इन ऑर्डर टू डिलीट रिकॉर्ड 3 8 फ्रॉम टेबल T1. हमको यहाँ से 3 एंड 8 को डिलीट करना है T1 से. द नंबर ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड्स दैट नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम टेबल T1 इज. सो हम सिंपल यहाँ पे देखें, जो प्री है हमारे पास वो प्राइमरी की है और Q जो है वो है फॉरेन की.
सो दिखती बात है, यदि मैं यहाँ से प्राइमरी की में से 3 को डिलीट करता हूँ, ओके, यदि हम यहाँ से 3 को डिलीट करते हैं तो इसका इफेक्ट गिरना चाहिए एस के ऊपर, बिकॉज एस क्या है, फॉरेन की है पी के लिए, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑन डिलीट, ओके, ऑन डिलीट सेट नल। दैट मीन्स जब हम यहाँ से 3 को डिलीट करेंगे, ओके, सो हमको यहाँ से 3 को डिलीट करना है, तो T2 में क्या होगा, जहाँ पे 3 है, ओके, T2 के लिए वहाँ पे नल सेट हो जाएगा। बट हमें पूछा क्या गया, द नंबर ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड डेट नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम टेबल T1, मीन्स यहाँ पर हम डिलीट नहीं कर रहे, बल्कि जो 3 है, ओके, 3 की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे नल, बिकॉज क्लियरली हमको विजिबल हो रहा है एस फॉरेन की है पी के लिए। सो जब अगर पी में से हम 3 डिलीट करेंगे तो T2 में हम क्या सेट कर देंगे, नल, तो कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। नाउ द क्वेश्चन इज कंसिडर द सेट ऑफ रिलेशंस। सो 2 टेबल हमको दिए हैं, एम्प्लॉय नाम का टेबल और डिपार्टमेंट नाम का टेबल। एएमपी टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, हमको 4 कॉलम्स दिए गए, ये हम सिंपल बोले तो 4 एट्रीब्यूट्स हमारे पास में है। एंड जो डीपीटी नेम का टेबल है वह डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशंस, 3 एट्रीब्यूट हमको दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू, ओके, फाइंड ऑल एम्प्लॉई नेम्स हु वर्क इन डिपार्टमेंट्स लोकेटेड एट कैलकाटा एंड हुज सैलरी इज ग्रेटर देन ₹50,000। सो फर्स्ट हम इसी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से, फाइंड ऑल एम्प्लॉय नेम्स, ओके, सो यदि हम लोग देखें एम्प्लॉय नेम हमको किस टेबल के अंदर मिलेगा, ईएमपी नेम के टेबल के अंदर। सो हमें पता है कि जब भी एसक्यूएल में हमको कुछ फाइंड करने के लिए आता है हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, ओके, सो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम, टेबल का नेम हमारे सामने क्या आ जाएगा, ईएमपी। बट अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यू देखें, हमें दिया है हु वर्क इन डिपार्टमेंट्स लोकेटेड एट कलकत्ता, यानी यहाँ पर लोकेशन की बारी भी आ रही है, और लोकेशन कहाँ पे है, डीपीटी नेम के टेबल के अंदर। इसका मीनिंग हमको एम्प्लॉय नाम के टेबल के साथ में एक टेबल को और यूज़ करना पड़ेगा, डेट इज डीपीटी। सो 2 टेबल का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ओके, लेकिन एक चीज़ और बोली गई है, अगर हम लोग देखें लोकेटेड एट कलकत्ता तो लिखा हुआ है, एंड भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, और बोला गया है हुज सैलरी इज ग्रेटर देन ₹50,000, ओके, सो हमें दोनों चीज़ पता करना है, लोकेशन भी और सैलरी भी। तो सिंपल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वेयर, ओके, वेयर कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, सैलरी, ओके, सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, तो सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, एंड, ओके, अब हमको पता करना है लोकेटेड एट कलकत्ता, ओके, लेकिन कलकत्ता की लोकेशन बताने के लिए हमें डीपीटी नाम के टेबल को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यानी वही कलकत्ता हमको सेलेक्ट करना है जिसका डिपार्टमेंट नेम दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। हमको सारे कलकत्ता की लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, तो एंड कीवर्ड के साथ हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, एंड एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ओके, इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब हम लोकेशन की बात करेंगे, एंड लोकेशन, लोकेशन हमको पता है कि हमें लोकेशन क्या दी गई है, कलकत्ता, तो सिंपल मैंने पुट कर दिया कलकत्ता। तो ये हमारे एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे बन के रेडी है। नाउ सेम क्वेश्चन में यदि हम देखें तो ऑप्शन बी हमारे पास एक और है, कैलकुलेट फॉर ईच डिपार्टमेंट नंबर,
द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विथ अ सैलरी ग्रेटर देन ₹1,00,000। अब इस बार हमको काउंट करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 1,00,000 है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या दी है, हमें कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट नंबर, और सैलरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ₹1,00,000। तो सिंपल, अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़। सेलेक्ट, अब सेलेक्ट क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर को हमको काउंट करना है कि आखिर कितने डिपार्टमेंट नंबर्स ऐसे हैं। ओके, लेकिन टेबल का नेम, यदि हम लोग यहाँ पर देखें डिपार्टमेंट नंबर, ओके, तो हमको EMP नाम के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर मिल रहा है। एक्चुअली हमको डिपार्टमेंट के अंदर भी मिल रहा है डिपार्टमेंट नंबर, बट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को काउंट करना है। क्वेश्चन में हमको बोला गया है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी हमको एम्प्लॉय नाम के टेबल से डिपार्टमेंट नंबर को लेना पड़ेगा। तो सिंपल, फ्रॉम टेबल नेम यदि हम लोग देखें तो मैंने यूज़ कर लिया EMP। सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा दी। अब वह क्लॉज को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें बोला गया है सैलरी ग्रेटर देन 1,00,000 होना चाहिए, तो सैलरी हमने ग्रेटर देन 1,00,000 यहाँ पे पुट कर दी। लेकिन वन मोर थिंग हमको यहाँ पे करना है, क्या, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। सो ये हमारी SQL क्वेरी बन के यहाँ पे रेडी है। नाउ द क्वेश्चन इज द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इन अ कंपनी इज स्टोर्ड इन द रिलेशन। ओके, एक एम्प्लॉय नेम का टेबल हमारे पास है, देन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, नेम, सेक्स, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। नाउ हमें एक क्वेरी यहाँ पे दी गई है, कंसिडर द फॉलोइंग SQL क्वेरी। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय where sex equals to M is for male. Group by department name having average salary greater than, select average salary from employee. एंड 4 ऑप्शंस हमको यहाँ पे दिए गए हैं, 1 ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम लोग देखें, द एवरेज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी, ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब क्यों नहीं, मैं बताऊंगा अभी इस बारे में। सेकेंड, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल हो सकता है, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल हो सकता है, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया था बिकॉज एवरेज सैलरी ऑफ मेल की बात नहीं की गई थी। अगर हम लोग देखें तो क्या दिया गया है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेक्स इक्वल्स टू M, यानी फॉर मेल की बात हो रही है। सो इन 3 ऑप्शंस में से अब हमको एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। नाउ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉयज इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉयज, बट ऐसा कहा नहीं गया है कि ऑल मेल एम्प्लॉयज से ग्रेटर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम डिपार्टमेंट। अनदर थिंग, यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट की बात नहीं की गई है, तो सी भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी। सो जो ऑप्शन डी है वो हमारे SQL क्वेरी से मैच करता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ वी हैव कवर्ड 100 क्वेश्चंस फ्रॉम गेट प्रीवियस ईयर्स DBMS, बट ये एंडिंग नहीं है। हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी DBMS के क्वेश्चन देखेंगे जो कि गेट प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस के अंदर आ चुके हैं। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।